इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से दो क्वेश्चन पूछने का और इन दो क्वेश्चंस का आंसर बहुत सोच समझ के देना, टाइम लेके देना। बट यार ये तो 9th क्लास है, बोर्ड की क्लास थोड़ी ना है कि हम भाई सीरियसली पढ़ें। हम इतना ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस नहीं करते एंड इसीलिए जो कंटेंट का वॉल्यूम है वो काफी बढ़ गया है। अब इतने सारे सिलेबस के साथ कैसे डील करना है? जैसे कि वो बच्चे जो अभी 9th में कुछ नहीं पढ़े और उन्हें डर लग रहा है कि सर हम किस तरह से करें, अब हम लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं सो दैट अपनी 9th में अच्छे स्कोर करना है। अगर आप अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं, डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को, मेहनत करना सीखते हैं, सो गुड हैबिट्स विल लीड टू सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, मैं कहां से पढ़ूं? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं और इन दो क्वेश्चंस का आंसर बहुत सोच समझ के देना, टाइम लेके देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि तुम अपने करियर को लेके कितने पैशनेट हो आगे 4 साल के लिए। पहला क्वेश्चन ये कि क्या 9th एक्चुअल में उतनी हार्ड होती है जितना लोग बोलते हैं कि 10th आसान होती है, 9th हार्ड होती है। सेकंड क्वेश्चन, 9th इंपॉर्टेंट है पर 9th इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या रीजन है? तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज मैं तुम लोगों को इसके साथ और भी बहुत सारे जवाब देने वाला हूं। जैसे कि वो बच्चे जो अभी 9th में कुछ नहीं पढ़े और उन्हें डर लग रहा है कि सर हम किस तरह से करें, अब हम लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं सो दैट अपनी 9th में अच्छे स्कोर कर पाए। वो टॉपर बच्चे जिनको लगता है कि सर हम सब कर चुके हैं लेकिन फिर भी दिमाग में एक डर बना हुआ है, कुछ अधूरापन सा फील होता है कि क्या मेरा वो रह गया, क्या मेरा ये रह गया, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे। तो मैं उन सब बच्चों से आज बात करने वाला हूं। शुरुआत करता हूं मैं अपनी सेकंड पॉइंट से कि 9th इंपॉर्टेंट क्यों है। 9th इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 9th का जो टॉपिक है, स्पेशली बात करूं फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। चैप्टर क्या है? मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन और साउंड। सारे के सारे चैप्टर तुम्हें बड़े स्केल में 11th में मिलने वाले हैं। तो अगर तुमने यहां अच्छे से नहीं की तुम्हारी 11th खराब हो जाएगी। 11th अगर तुम्हारी खराब होगी, 11th से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स 12th में, तो 12th खराब होगी और इन दोनों से मिलकर तो तुम्हारा आईटी नीट निकलने वाला है। इसलिए 9th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। बचपन में सोचो अगर तुम्हें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ना सिखाया जाता तो A फॉर एरोप्लेन पढ़ने में दिक्कत ना आती। तो वही है, बिल्कुल स्टेप वाइज तुम्हें करना है। अगर तुमने 9th खराब कर ली तो 11th खराब हो जाएगी, 11th खराब होगी तो 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। इसलिए 9th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है। और बच्चों को डर इसलिए लगता है 9th क्लास में क्योंकि 10th क्लास में एक बोर्ड का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर से बच्चा पढ़ लेता है। तुमने देखा होगा, तुम्हें अभी बोल दूं मैं कल तुम्हारा पेपर है तो तुम आज पूरी रात बैठ के पढ़ लोगे, लेकिन मैं बोल दूं तुम्हारा पेपर है 10 दिन बाद, तो तुम नहीं पढ़ोगे, तुम 9 दिन तक वेट करते रहोगे। वही चीज 9th में होती है बच्चों के साथ। 9th में क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, कोई बोर्ड वोर्ड तो है नहीं, तो बच्चों को लगता है ठीक है ना दे देंगे, और जब वो एंड में आते हैं तो उन्हें दिखाई देता कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर उन्हें डर लगता है। इसलिए बच्चों को फिर हार्ड लगने लग जाती है। तो इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल प्रेशर, पहले ये समझो। यानी तुम अगर अपने ब्रेन को एक टारगेट दे दोगे ना, 9th की इंपॉर्टेंस समझा दोगे, तो वो अपने आप काम करेगा, फिर तुम्हें 9th पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। सबसे बड़ी बात, 9th के सारे चैप्टर्स वैसे हैं जो तुम्हें आसपास दिखाई देते हैं फिजिक्स में। मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन सब तुम्हारे आसपास है फिजिक्स। 10th का नहीं है जबकि, बट लोग 10th को इसलिए आसान कर लेते हैं क्योंकि 10th बोर्ड में आने वाली है तो प्रेशर होता है, तो पढ़ते हैं ज्यादा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब देखो, बेसिकली जो बच्चे बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़े ना, उन्हें लग रहा है कि सर हम क्या करें, हमारा बिल्कुल बुरा हाल है, हमें नहीं समझ में आ रहा कुछ ऐसी चीजें जो हम 9th को अच्छे से कर पाए। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, ये एक मैं सलाह दे रहा हूं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमारा बहुत बुरा हाल है। हर कोई बच्चा इस चीज को ना अपनाए, क्योंकि ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ उन बच्चों को जरूरत पड़ती है जिन बच्चों को लगता है कि अभी हमारा बहुत बुरा हाल है, हम किसी तरह पास हो जाए, सिर्फ उनके लिए। बाकी बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि भाई कॉन्सेप्ट्स पकड़ के चलो। कॉन्सेप्ट्स अगर तुमने 9th में अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, तुम्हें आगे आने वाले 4 साल में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जानने जरूरी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें 9th से अच्छे मार्क्स लेके जब 10th में जाओगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो तुम्हारी 10th अच्छी होगी। जैसे मोशन में अगर मैं बात करूं, बहुत छोटा चैप्टर है, गिने चुने टॉपिक्स है। मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कर लो, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आते हैं और ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। फोर्स के अंदर तो न्यूटन लॉज, इनर्शिया और मोमेंटम है, बस यही है, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस। वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर वर्क 3 टाइप का तुम्हारा, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स कर लो, बाइंड फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर लो, ठीक है। साउंड के अंदर तुम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कर लो। लिटरली तुम्हारा कंप्लीट, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन सब चीजों को करके। बाकी मैंने रेस सीरीज में तुम्हें पता ना 2.5 घंटे के अंदर पूरा लेक्चर करा है। 2.5 घंटे में हमने पूरा पहला चैप्टर मोशन खत्म कर लिया कंप्लीट। उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब उन बच्चों की बात करता हूं जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम सब पढ़ चुके, रिवीजन हो चुका, पर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे, सर डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ छूट गया है। तो इन बच्चों के लिए सबसे स्पेशली एक चीज बताता हूं। पहले तो ध्यान रखो, बहुत सारी मार्केट में ये चीजें चलती हैं, ये शॉर्ट ट्रिक कर लो, वो शॉर्ट ट्रिक नहीं। अगर तुम टॉपर हो, टॉपर बने रहना चाहते हो और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स पर डिपेंडेंट मत रहना। शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर लो, मना नहीं कर रहा मैं, पर शॉर्ट ट्रिक्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना। तुम्हें कॉन्सेप्ट्स ही समझने हैं, उसके बाद जब तुम खुद से कोई शॉर्ट ट्रिक बनाओगे उसे यूज करो। शॉर्ट ट्रिक कभी याद नहीं करनी होती। इसके बाद सेल्फ नोट्स हो, टाइम टेबल हो, ये दोनों चीजें खुद की होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। वरना तुम हमेशा, अच्छा तुमने देखा होगा ना बुक में से, वरना तो बुक में से पढ़ लो, बुक में से लाइन, बुक से अच्छा कहां लिखा है ना।
तो बुक्स में नोट बना लो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस करके लिख रहा है ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी वो इमेज बन रही है, तो तुम्हें चीजों को रिकॉल करने में थोड़ा आसान होती है। ठीक है, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार रिवीजन कर सको उतनी बार करो, क्योंकि लोगों को लगता है रिवीजन बहुत बोरिंग काम है सर, बार बार सेम ही चीज तो कर रहे हैं, बट तुम्हें नहीं पता, जब भी तुम हर बार रिवीजन करते हो ना, हर बार तुम्हें नई चीज पता चलती है। न्यूमेरिकल देखो, कुछ बच्चे गिने चुने न्यूमेरिकल करते हैं, सर पेपर में इतने न्यूमेरिकल आती ही नहीं है, दैट डजंट मैटर। न्यूमेरिकल ज्यादा करने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हें फॉर्मुलाज याद होते हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट की डेप्थ पता चलती है, तुम्हें डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी पड़ती फिर, इसलिए न्यूमेरिकल ज्यादा करने होते हैं। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा करोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एक तो अच्छा होता है न्यूमेरिकल टीचर के साथ बैठ के कर लिया सॉल्व, नहीं वो नहीं बात कर रहा मैं, सेल्फ न्यूमेरिकल, खुद से बुक से क्वेश्चन बैंक से उठाओ और क्वेश्चन करने स्टार्ट करो बिना सॉल्यूशन देखे, वो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। और सबसे लास्ट, कम से कम 5 सैंपल पेपर करना, एग्जाम देने जाने से पहले कम से कम 5 सैंपल पेपर बैठ के करना। ये होता है सेल्फ एनालिसिस। एक तो होता है कि तुमने हवा में बोल दिया कि मुझे सब आता है, पेपर सॉल्व करो बैठ के, अगर पेपर सॉल्व हो रहा है तो तुम्हें सब आता है, पता चलेगा, अगर नहीं हो रहा तो दोबारा प्रैक्टिस करो। ये सब चीजें जब तुम कर लोगे तो बस एक चीज से दूर रहना तुम्हें, किससे? कंफ्यूजन से। क्योंकि जब तुम कोई अब एंड टाइम पे अगर कोई नई बुक उठा लोगे ना, तो वो तुम्हें कंफ्यूज करेगी, और कंफ्यूज होती ही तुम हो जाओगे डिमोटिवेट। तो इसलिए फालतू की बुक से, नई नई बुक से दूर रहना है तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, दैट्स इट। और अब सेम चीजें तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में भी पता होनी चाहिए, तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सान्या मैम आ रही बताने, चलो। चलिए बेटा, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। सर ने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, बट केमिस्ट्री की बात करने से पहले थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। सवाल ये आता है बेटा कि क्लास 9 इतनी मुश्किल लगती क्यों है नहीं, सर ने अच्छे से क्लियर कर दिया, बट मुश्किल लगती क्यों है? द रीजन इज कि जब आप 8th से 9th में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। 8th तक आपको वही छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं आपकी बुक में, मैम आपकी क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देती है ना, 3-4 क्वेश्चन उसमें से पेपर में आ जाते हैं, हमारा बढ़िया हो जाता है। बट जब आप 9th में आते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका ऐसे डायरेक्टली बुक से कोई क्वेश्चन या कॉपी से कोई क्वेश्चन उठ के नहीं आ जाता, यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाता है, एंड इसीलिए बच्चे घबरा जाते हैं। बट बेटा, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने मेहनत करी है और आपको फुल क्लैरिटी है अपने कॉन्सेप्ट पे, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए ना, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बट यार, ये तो 9th क्लास है, बोर्ड की क्लास थोड़ी ना है कि हम भाई सीरियसली पढ़ें, हम इतना ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस नहीं करते, एंड इसीलिए हमें 9th मुश्किल लगती है। बट बेटा, 9th मुश्किल है नहीं, ठीक है, बहुत आसान क्लास है। मुश्किल पता है क्या बेटा? मुश्किल है अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर आना। ये एक ऐसी एज है जब आप अपने लाइफ में अच्छी हैबिट्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, बट आपकी हैबिट्स, आपके एक्शंस आर इन योर कंट्रोल। अगर आप अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं, डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को, मेहनत करना सीखते हैं, सो गुड हैबिट्स विल लीड टू अ गुड फ्यूचर। बट अगर आप अपनी लाइफ में बैड हैबिट्स लेकर आते हैं, पीयर प्रेशर, भाई है ना, इतनी इंप्रेशनेबल एज, अरे ट्राई कर ले, अरे ये अरे वो, है ना, सो इफ वी हैव बैड हैबिट्स इन आवर लाइफ, इट विल लीड टू अ नॉट सो गुड फ्यूचर। तो फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारी हैबिट्स, हमारे एक्शंस हमारे हाथ में है, एंड दे मेक आवर फ्यूचर। ठीक है, तो हमें अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। एंड अब बात फ्यूचर की हो रही है, तो नियर फ्यूचर में ही तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जरा उसकी बात कर लेते बेटा, है ना। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो यार, एनसीईआरटी में जो दे रखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैम अब तो साल निकल गया है, बड़ी टेंशन हो रही है, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिनसे क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। देखो, आ तो कुछ भी सकता है, बट कुछ टॉपिक्स जिनसे भाई क्वेश्चन आता ही है ना, देखा गया है कि यार ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। जरा कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर से रिपीट करूंगी, एनसीईआरटी में है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चीज पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक बार हम अपने चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में देखते हैं। तो भाई यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसे हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेटेंट हीट हो गया, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, इस सब का ध्यान रखना है। इवेपोरेशन, भाई इवेपोरेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है, उसकी जितने भी एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस थे उसका ध्यान रखना। बात अगर मैं करूं बेटा चैप्टर नंबर 2 की, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो यहाँ पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये क्या है, इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। देन सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज बेटा अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो यार ये एक छोटा सा ही टॉपिक है जहां से कोई इक्का दुक्का कोई न्यूमेरिकल सा आ जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए
अब अगर मैं बात करती हूं बेटा चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की, मैं तो ये कहूंगी भाई जितने सिंपल आपके चैप्टर 1 एंड 2 है ना, उतने ही थोड़े से नॉट सो सिंपल आपके चैप्टर 3 एंड 4 है। मुश्किल नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग है। बेसिकली बेटा मैं ये कहूंगी कि ये चैप्टर्स जो है ना आपके, दीज आर लाइक द स्टेपिंग स्टोन्स टू केमिस्ट्री, है ना। हर चैप्टर आपकी एक सीढ़ी बनाता है जिसपे आप कदम रख के आगे बढ़ते हैं, राइट। तो यार सब कुछ ही यहाँ तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल थोड़ा सा देख लो यार, है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गए आपके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई, उसमें ड्रॉबैक्स क्या थे वो हो गए, मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं उसका भी थोड़ा सा देख लेना। एंड देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां तो मैं स्टार लगा देती हूँ बेटा, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सारे चैप्टर्स स्टेपिंग स्टोन है, जो आप सीखते हो बेटा उसकी सीढ़ी बनती है, उसी पे कदम रख के आप आगे बढ़ते हो। 9th में केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे एंड 10th का पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वहां पे सीधा इक्वेशंस की बात करोगे, इक्वेशंस तुम्हारे को इक्वेशंस बनाने के लिए फॉर्मूलाज आने चाहिए जो यहां सीखोगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा मॉडल्स ऑफ एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना काफी इंपॉर्टेंट। वैलेंसी, भाई पहले तुम्हारे को वैलेंसी समझ आएगी, फिर ही बहुत सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। देन उसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है बेटा, आप इनको देख सकते हैं। फिर से मैं आपको एक क्लैरिटी दे देती हूं कि यार अगर एनसीईआरटी में है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टिल देखा गया है कि यार मतलब ये टॉपिक्स जो हैं इनसे जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके इन टॉपिक्स को क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो थी बेटा केमिस्ट्री की। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जो सब बेटा आप पढ़ रहे हो ना, जो सब आप पढ़ रहे हो यही आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है आगे की केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ना, इस नाम का तो सेम चैप्टर तुम्हारे को 11th में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके मुश्किल होगी। इसीलिए 9th को ऐसे ये मत सोचा अरे बोर्ड की क्लास थोड़ी ना है। हर क्लास को ऐसे पढ़ो बेटा कि ये तुम्हारी बोर्ड की क्लास है, ठीक है। हर क्लास को उतनी शिद्दत के साथ पढ़ो, हर क्लास में उतनी मेहनत लगाओ, फिर देखना बेटा जीवन में आपको चीजें कितनी आसान लगने लगेगी, पढ़ाई कितनी आसान लगने लगेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुई केमिस्ट्री की बात। चलो अब बायो पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो, फिजिक्स में कुछ चेंजेस आए, केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस आए, तो ऑब्वियसली बायो में भी कुछ चेंजेस आए होंगे और आपने ये महसूस भी किए होंगे। जब हम क्लास 7th 8th में बायोलॉजी को पढ़ते थे तो वहां पे चीजें काफी लिमिटेड थी। हमको कोई चीज पढ़ाई जा रही थी बायोलॉजी में तो वहां पे कोई प्रोसेस पढ़ाई, उसका डेफिनेशन पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए और टॉपिक खत्म। बट क्लास 9th में कहानी ऐसी नहीं है। यहाँ पे चीजें बिल्कुल माइन्यूट लेवल से स्टार्ट की जाती हैं और काफी एडवांस लेवल तक लेके जाई जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पे कंटेंट तो बहुत सारा है। तो सबसे पहली चीज आपने ये देखी होगी कि आपका जो वॉल्यूम है सब्जेक्ट का, जो कंटेंट का वॉल्यूम है वो काफी बढ़ गया है। अब इतने सारे सिलेबस के साथ कैसे डील करना है ये तो देखना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी ऑफ क्लास 9, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो हमारी थ्योरी है वो सबसे पहले अच्छे से कवर होनी चाहिए। बट सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, मैम कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी देखें या कोई रेफरेंस बुक से पढ़ें? तो भाई सबसे पहले तुम एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, राइट। तो सबसे पहले बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है। जो भी आपकी थ्योरी है वो कंप्लीटली पहले बेटा आपको कवर करनी है, किससे? एनसीईआरटी से। अब इतनी सारी थ्योरी को आप लाइन टू लाइन तो देखो याद नहीं रख सकते, ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले याद रखना है बेटा कि आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है। जिस दिन बेटा आप बायोलॉजी को रटना छोड़ दोगे और समझना शुरू कर दोगे, उस दिन चीजें आपके दिमाग में रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। सबसे इजी तरीका होता है बेटा बायोलॉजी की चीजों को याद रखने का, जो भी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं उनको तोड़ तोड़ के समझना। हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है, हर प्रोसेस का बेटा कोई ना कोई मतलब होता है। तो उन मीनिंग्स को, उन प्रोसेसेस को छोटे छोटे ट्रिक्स बना के आप क्या करें बेटा, याद रखें। और याद रखने में अगर दिक्कत होती है तो क्या करें बेटा, पूरे कंटेंट को क्रिस्प कर ले, कॉन्साइज कर ले बाय मेकिंग फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स। ठीक है, माइंड मैप्स की मदद से, फ्लो चार्ट्स की मदद से बेटा, डिफरेंसेस की मदद से, टेबल्स बना के हम क्या कर सकते हैं, चीजों को रिटेन कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है बेटा, चीजों को आपको रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको चीजें समझनी है और उनको क्रिस्प फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स एंड टेबल्स आपको क्या करना है, अपने नोट्स में अच्छे से कवर करना है।
व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक एस्पेक्ट है बायोलॉजी का। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा हमारी क्लास 9th में जहां पे क्या होता है, डायग्राम के बिना वो टॉपिक बिल्कुल अधूरा है। तो आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस ऑल्सो, चाहे सेल का चैप्टर हो चाहे टिश्यूज का चैप्टर हो, दोनों में ही काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, प्लांट एनिमल सेल का डायग्राम हो गया, हमारा न्यूरॉन का डायग्राम हो गया। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, या तो आपको डायरेक्टली डायग्राम बनाने को आ जाएगा, और अगर डायग्राम बनाने को नहीं आता है तो आपको ऑलरेडी कोई बना बनाया डायग्राम दिया होगा, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेबल कर दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि इस लेबल पार्ट का फंक्शन क्या होता है, या फिर किसी पार्ट को अगर लेबल नहीं किया होगा तो कहा जाएगा कि यार ये चीज है, इसको लेबल करो, ये कहां पे प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो बेटा अब वो दौर गया, वो जमाना गया जब आपसे सीधा डेफिनेशन पूछी जाती थी, राइट, या डायरेक्ट डिफरेंस पूछा जाता था। नहीं, आजकल बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जमाना है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। व्हाई बेस्ड क्वेश्चंस, कैसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंस्टेड ऑफ व्हाट आपसे पूछा जाएगा व्हाई एंड हाउ, इस तरीके के क्वेश्चंस। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का बेटा भी यही होता है, जो बेसिक चीज है बेटा असर्शन एंड रीजन में भी आपको सही रीजन पता होना चाहिए, व्हाई पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए व्हाई, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। एंड बायोलॉजी को अच्छे से कवर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है बेटा, जो भी पढ़ रहे हो चाहे कम पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज करते रहना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, राइट। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम पढ़ो बट जितना पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो और उसको रिवाइज करो, अदरवाइज क्या होगा, नई चीजें पढ़ते जाओगे, पुरानी भूलते जाओगे। एंड जब इतने सारे टॉपिक्स होते हैं तो वहां पे कोई हमको काश ये बता दे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो बेटा वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही होता है सॉरी वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बट कुछ होते हैं ना बच्चे कि मैम आखिरी में बता दो यार सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल छोड़ के जानी ही नहीं है। वो क्या है, हमारे मेनली 3 चैप्टर्स हैं बेटा बायोलॉजी में। पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज कहां होता है ना, मतलब ऑब्वियसली सेल में होता है, बट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेली कहां है, राइट, किसका क्या फंक्शन है, ये तो एटलीस्ट करके ही जाना है। उसके अलावा बेटा यहां पे हमारे ऑस्मोसिस से भी क्या है बेटा, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ऑस्मोसिस से बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये तो अच्छे से करना है। उसके बाद बेटा टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, ये 2 मेन चीजें हैं इस चैप्टर में। हर टिश्यू की लोकेशन कि ये कहां प्रेजेंट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स अबाउट ईच एंड एवरी टिश्यू आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसमें कि बेटा अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यूज में न्यूरॉन वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्लांट्स में बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो भाई बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में अगेन बेटा चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, जहां पे हम एग्रीकल्चर की एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में बेटा जो हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, चाहे इट इज अबाउट मैन्योर, इट इज अबाउट फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर, ये सारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला पार्ट क्या है, इट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। अदर देन दिस बेटा एनिमल हस्बेंड्री में हमारे फिश कल्चर एंड कैटल फार्मिंग, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक from the animal husbandry, especially the composite fish culture वाला part, right? Examples of breeds, चाहे वो cattle farming की बात हो, चाहे हमारे fish culture की बात हो, आपको exotic breeds के example आने चाहिए, आपको local breeds के example आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, ये कोई cheat sheet नहीं थी कि बस यही होगा, but this is something कि ये कर लोगे तो हाँ, है ना। तो ये है कि लगेगा कि हाँ यार हमारी मेजर चीजें जो आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है वो कवर हो गई है, ठीक है। अदर देन दिस ऑल आई कैन से इज बेटा जस्ट बी कंसिस्टेंट,
जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ करो, जो भी कर रहे हो बेटा अपना 100% दो, एंड जो भी कर रहे हो बेटा अपने कंप्लीट दिल से करना है ना। आधे अधूरे मन से कोई भी चीज करोगे तो वो आधे अधूरे तरीके से आपके दिमाग में रिटेन होंगी, राइट। मैंने कहा चाहे कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।